हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैरेक्टर्स एनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। आज हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी दो एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं। उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स को मेनली हम लोग तीन पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी, सेकंड इज बॉन्ड लेंथ एंड थर्ड इज बॉन्ड एंगल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है। किसी भी दो एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। सीधी सी बात है, अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बना लिया है तो वो लोग आपस में बॉन्ड बना के स्टेबल हो गए हैं। अब अगर हमको उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो फिर हमको उसकी स्टेबिलिटी को कम करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी कम कैसी होगी? एनर्जी प्रोवाइड करके। जो एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगा उनकी स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए, मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वही एनर्जी क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अब सीधी सी बात है, दो एटम के बीच में जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑलरेडी वीक है तो हम लोग कम एनर्जी लगा के ही काम चला सकते हैं, कम एनर्जी देकर ही उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसलिए स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, वीकर द बॉन्ड लेस विल बी द बॉन्ड एनर्जी। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स बने हैं, एक, दो या तीन। जितने सारे नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे दो एटम के बीच में, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्ड होगा, जिसका मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स मतलब एल्काइंस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कीन एंड एल्कीन एंड एल्केन, सॉरी। तो फिर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज़्यादा होती है, जिसका मतलब उसके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। फिर डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जब दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स या ओवरलैप होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे में जितना ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं उनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस उतना कम होता है और वो लोग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। दैट मीन्स उनको तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए और उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, है ना, एज कंपेयर टू डबल और सिंगल बॉन्ड। इसलिए इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी। नाउ सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स। देखो, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना ज़्यादा ऑर्बिटल एक दूसरे में घुस गए होंगे और उतना ज़्यादा उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp में देख सकते हो s का 50% है, p का 50% है। आई होप तुम्हें परसेंटेज कैरेक्टर निकालने के लिए आता होगा। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? 50% s कैरेक्टर है ना। sp2 में 33.3% s कैरेक्टर है, sp3 में 25% एस कैरेक्टर है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी। पता है ना कैसे निकालते हैं? अगर हमको एस कैरेक्टर निकालना है तो कितने एस ऑर्बिटल हैं यहाँ पे? एक है। टोटल कितने हैं? दो है, इसलिए इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा? 50%। देखो एस कैरेक्टर 50% आ गया। इसमें एस कितना है? एक है। टोटल कितना है? 2p और एक एस मिला कितना हो गया? 3 × 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 33.3% आ गया। इसमें देखो एक एस है और टोटल कितना है? 3p और एक एस मिला के 4 है, इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर 25% आ जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी। नाउ थर्ड इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, फिर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम में डीलोकलाइज होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल बनेगा और उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी और उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड, और उसको तोड़ने के लिए हमको बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये होप रेजोनेंस का कंसेप्ट तुम्हें 11-12 से क्लियर होगा। फोर्थ, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होता है
वो किसके बीच में होता है, पीपी ऑर्बिटल के बीच में होता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। और एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता था। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, मतलब ऑर्बिटल एक दूसरे में घुस जाती है। मतलब कोएक्सियल मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ती है। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। फिर फिफ्थ है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। दो एटम जिसके बीच में बॉन्ड बना है, अगर उनका साइज बहुत कम होगा तो उसके न्यूक्लियस उतने ज़्यादा पास पास में होंगे और उनके बीच का बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, जितना साइज छोटा होगा एक दूसरे के न्यूक्लियस उसके बहुत एक दूसरे के पास रहेंगे और उनका बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ तो उसको तोड़ने के लिए हमको बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स देख सकते हो यहाँ पे HF, हमको पता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है 9, कितना होगा इसका 2,7, क्लोरीन का कितना होता है 287, फिर उसका 2887 एंड सो ऑन। तो देख सकते हो फ्लोरीन का साइज क्योंकि सबसे कम है इसलिए HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बनता है, इसलिए उसमें लगने वाली बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर HCl, फिर HBr, फिर HA। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है और उसमें से एक एटम दूसरे एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करके पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स डेवलप हो गए यहाँ पे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इनका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है HF। क्लोरीन का एज कम्पेयर टू फ्लोरीन थोड़ा कम होता है तो इनके ऊपर चार्ज थोड़ा कम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम लगेगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड सेम गोज फॉर ब्रोमीन एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स में बहुत सारे लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर्स मतलब इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्शन बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो लोग उतना ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और अगर वो लोग ऑलरेडी अनस्टेबल है तो उनको कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना। मतलब जितना ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा रिपल्शन और उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, देख सकते हो NH3 में हाइड्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, उसमें रिपल्शन कम होगा, वो लोग स्टेबल होंगे, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी। जबकि इसमें देखो NF3 में फ्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण इनके बीच का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा, वो लोग अनस्टेबल होंगे और उनको कम एनर्जी लगेगी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर में विच इज़ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके न्यूक्लियस, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, क्या बोला मैंने, जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को हम लोग एंगस्ट्रॉम से मेजर करते हैं। बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर से फैक्टर करते हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस एक दूसरे के और पास होंगे, न्यूक्लियस और पास होंगे तो फिर उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम। इसका मतलब जो फैक्टर्स बॉन्ड एनर्जी को बढ़ा रहे थे वो सारे फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। फिर से बॉन्ड एनर्जी को बढ़ाने वाले सारे फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो भी हमने देखा बॉन्ड एनर्जी को बढ़ा रहे थे, सबसे पहले एस कैरेक्टर। एस परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ा मतलब न्यूक्लियस के बीच का, न्यूक्लियस और एक दूसरे के पास आए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस घटा मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, कम हुआ। फिर रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा थी बॉन्ड उतना स्टेबल हो रहा था, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा हो रही थी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या हो रहा था, बॉन्ड एनर्जी जो थी
वो कोएक्सियल मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, कोएक्सियल मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा, न्यूक्लियस एक दूसरे के पास, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू कोएक्सियल ओवरलैपिंग। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम लगेगी। बॉन्ड एनर्जी कम हुई तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या भाई सॉरी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम लगेगी। बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, कम होता, आई मीन ज़्यादा होता जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गया। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम। अब यहाँ पे देख सकते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हुए तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा, वो लोग अनस्टेबल होंगे। बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी मतलब उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल देखते टाइम हमको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर्स जो होंगे उतना ज़्यादा झुक जाएंगे और उनका बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड झुक जाएंगे और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे CH4, NH3 और H2O तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन टेट्राहेड्रल होने के बावजूद भी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है तो एंगल देखो कितना है, 109.5 डिग्री है। NH3 की बात करें, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर के प्रेजेंस में देखो एंगल घट गया, कितना हो गया, 107 डिग्री। और यहाँ पे H2O में देखें तो यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं और दो लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे एंगल 107 से भी कम हो गया और कितना हो गया, 104.5। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा और बॉन्ड पेयर झुक जाएंगे और एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर से बता देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल पर कैसे इफेक्ट डालती है। सराउंडिंग एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को तो खींचेंगे ही, साथ साथ में ये जो सेंट्रल एटम है उसके भी इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये लोग पास आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ से हमें देख सकते हो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कुछ ज़्यादा ही जोर से खींचेगा, है ना, जिसके कारण इसका एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वहीं अगर NH3 में हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन कम होती है, जिसके कारण ये लोग का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कॉर्नर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। वहीं अगर देखें कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल पर कैसे क्या फर्क डालती है, तो फिर याद रखना सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड पेयर्स को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ज़्यादा जोर से खींचा, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल देखो 104 डिग्री हो गया, और जबकि H2S में बॉन्ड एंगल 92.1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, प्लस इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, उसका फिजिकल स्टेट, उसका बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।